नमस्कार और स्वागत है। आज हम प्रसव यानी लेबर की प्रक्रिया पर एक बहुत ही अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास वात्सल्यम का एक बहुत दिलचस्प लेख है जो एक बड़ा बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पूछता है। जब शरीर हरकत करने के लिए बना है तो प्रसव जैसी एक गहरी शारीरिक प्रक्रिया में हम अक्सर एक ही मुद्रा में क्यों बन जाते हैं? ये सवाल ही मतलब सब कुछ है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे पारंपरिक रूप से पीठ के बल लेटने से आगे बढ़कर अलग अलग मुद्राएं माँ और बच्चे दोनों के लिए इस अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मुद्राओं के बारे में नहीं है ना? ये एक तरह से अपने शरीर पर भरोसा करने के बारे में है। हाँ, सही कहा। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि हम उस सहज ज्ञान तक वापस कैसे पहुंच सकते हैं जो शरीर को पता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, खासकर एक ऐसे मेडिकल सिस्टम में जो एक स्टैंडर्ड तरीके पर जोर देता है कि महिलाएं हमेशा से प्रसव के दौरान सक्रिय रही हैं। अच्छा। हाँ, वो चलती थीं, नाचती थीं, उकड़ू बैठती थीं। ये जो पीठ के बल लेटने की मुद्रा है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में लिथोटमी पोजीशन कहते हैं, ये तो ऐतिहासिक रूप से बहुत नई है। तो ये आई कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। ये असल में राजा लुई 14वें के समय में लोकप्रिय हुई। अच्छा। हाँ, वो कथित तौर पर अपने बच्चे के जन्म को देखना चाहते थे और इसके लिए दाई को रास्ते से हटना पड़ा। तो ये मुद्रा बच्चे या माँ के आराम के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर या जो देख रहा है उसकी सुविधा के लिए बनी। ये तो बहुत ही एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं का अनुभव एक राजा की सनक पर आधारित हो गया। तो जब हम सुविधा को प्राथमिकता देते हैं तो शारीरिक रूप से क्या समझौता होता है? चलिए उस पारंपरिक मुद्रा की चुनौतियों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। इसके शारीरिक समझौते बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो भौतिकी का सबसे बुनियादी नियम सोचिए, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी? हाँ, जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो बच्चा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा होता है। उसे बर्थ कैनाल में नीचे आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पहाड़ी नीचे उतरने के बजाय ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही। और दूसरी और शायद सबसे गंभीर बात, गर्भाशय का पूरा वजन शरीर की दो सबसे बड़ी रक्तवाहिकाओं पर पड़ता है, एओर्टा और वेना कावा। और ये वो नसें हैं जो माँ और बच्चे दोनों तक खून पहुंचाती हैं। है ना? बिल्कुल। जब ये दबती हैं तो माँ का ब्लड प्रेशर गिर सकता है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि प्लेसेंटा और बच्चे तक ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह कम हो सकता है। तो इसका सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जाहिर है। और इसी वजह से कभी-कभी मेडिकल हस्तक्षेप की जरूरत पड़ जाती है, जो शायद टाला जा सकता था। और एक और बात। क्या? ये मुद्रा श्रोणी यानी पेल्विस के आउटलेट को, जिस रास्ते से बच्चे को बाहर आना है, उसे असल में 30% तक संकरा कर सकती है। एक मिनट, क्या संकरा कर सकती है? मुझे तो हमेशा लगता था कि लेटने से शरीर रिलैक्स होता है और सब कुछ खुल जाता होगा। ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी जो टेल बोन है वो अंदर की तरफ दब जाती है और हिल नहीं पाती। अच्छा। इससे बच्चे के निकलने का रास्ता सचमुच छोटा हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो पीठ के बल लेटने से प्रसव लंबा हो सकता है, ज्यादा दर्दनाक हो सकता है और माँ बच्चे दोनों के लिए शारीरिक तनाव बढ़ा सकता है। ठीक है, ये तो साफ है कि डिफॉल्ट पोजीशन शायद सबसे अच्छी नहीं है। तो चलिए उस ज्ञान की ओर वापस चलते हैं जो शरीर को पहले से पता है। अगर पीठ के बल लेटना नहीं तो फिर क्या? सीधी या खड़ी मुद्राओं से शुरू करते हैं। सीधी मुद्राएं एक तरह से प्रसव का प्राकृतिक स्वरूप है। जैसे ही आप खड़ी होती हैं, गुरुत्वाकर्षण आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। हर संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन बच्चे को नीचे लाने में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। लेख बताता है कि सीधी मुद्राओं में संकुचन अक्सर ज्यादा मजबूत और नियमित होते हैं। तो इससे समय भी बचता होगा? हाँ, प्रसव का समय औसतन कुछ घंटे कम हो सकता है। और रक्त संचार वाली बात तो है ही, कोई नस नहीं दबती, जिससे माँ और बच्चे दोनों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। तो इसमें सबसे आसान विकल्प तो बस चलना फिरना ही होगा। वात्सल्यम का लेख इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है या इसका कोई और भी फायदा है? ध्यान भटकाना तो एक छोटा सा फायदा है। लेख इसे और गहराई से समझाता है। जब आप चलती हैं तो आपकी श्रोणी में एक हल्की लयबद्ध गति होती है। एक रॉकिंग मोशन जैसा? हाँ, बिल्कुल। ये रॉकिंग मोशन बच्चे के सिर को पेल्विस में सही एंगल पर आने और एंगेज होने में मदद करता है। इसके अलावा चलने जैसी हल्की गतिविधि से शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक हैं।
सही। तो ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी दर्द को कम करता है। और अगर कोई थक जाए तो लेबर घंटों चल सकता है, लगातार चलना तो मतलब संभव नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर सहारे के साथ झुकने वाली मुद्राएं काम आती हैं। अच्छा। जैसे आप अपने साथी के गले में हाथ डालकर या दीवार पर या हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊंचे सिरे पर आगे की ओर झुक सकती हैं। अच्छा। इस मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गर्भाशय को पेट की दीवार से आगे और दूर ले जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी पर सीधा दबाव कम हो जाता है। तो जिन्हें बैक लेबर होता है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनके लिए ये तुरंत राहत दे सकता है। ठीक है, अब उस मुद्रा पर आते हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, उकड़ू बैठना या स्क्वाटिंग। इसे अक्सर एक सुपर पोजिशन कहा जाता है। लेख में जो 28% वाला आंकड़ा है वो यहीं से आता है ना? बिल्कुल, हाँ। और ये आंकड़ा सच में क्रांतिकारी है। उकड़ू बैठने पर श्रोणी का आउटलेट सामने से पीछे और अगल-बगल दोनों तरफ से चौड़ा हो जाता है। ये व्यास में 28 से 30% तक की वृद्धि है। 28 से 30%, ये बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये बर्थ कैनाल को भी सीधा और छोटा कर देता है, जिससे बच्चे को बाहर आने के लिए कम जोर लगाना पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन यहाँ मैं एक व्यावहारिक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ये असल में संभव है? घंटों के लेबर के दौरान स्क्वाट करना तो किसी एथलीट के लिए भी मुश्किल होगा। नहीं, ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है कि आपको एथलीट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे असिस्टेड तरीके से किया जाता है। मतलब सहारे के साथ? हाँ, कोई भी महिला बिना सहारे के लंबे समय तक स्क्वाट नहीं कर सकती। इसे करने के तरीके हैं, जैसे आपका साथी आपके पीछे बैठकर आपको सहारा दे या आप किसी कुर्सी का किनारा पकड़कर नीचे बैठें। आजकल तो अस्पतालों में भी कुछ उपकरण होते हैं इसके लिए। जी, कई अस्पतालों में बर्थिंग बार या बर्थिंग स्टूल भी होते हैं, जो खास तौर पे इसी मुद्रा के लिए बनाए गए हैं। और ये मुद्रा प्रसव के दूसरे चरण में, मतलब जब पुश करने का समय आता है, तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो इसे कुछ मिनटों के लिए करना होता है, घंटों के लिए नहीं? बिल्कुल, ये एक टूल है जिसे सही समय पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, खड़े होने और बैठने की बात हो गई। अब एक और मुद्रा है जो थोड़ी अलग लगती है, हाथ और घुटनों के बल आना, जिसे ऑल फोर्स पोजीशन भी कहते हैं। इसके क्या खास फायदे हैं? अगर स्क्वाटिंग पुशिंग के लिए सुपर पोजीशन है, तो ऑल फोर्स मुश्किल लेबर को पटरी पर लाने के लिए हीरो पोजीशन है। हीरो पोजीशन? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा बैक लेबर में होता है, जब सारा दर्द कमर में महसूस होता है। ये अक्सर तब होता है जब बच्चा पोस्टीरियर पोजीशन में हो, मतलब उसका सिर आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ हो। अच्छा। जैसे ही आप हाथ और घुटनों के बल आती हैं, गुरुत्वाकर्षण बच्चे को रीढ़ की हड्डी से दूर खींचता है, जिससे दर्द में तुरंत और नाटकीय रूप से कमी आती है। तो ये दर्द कम करने के लिए है या ये प्रक्रिया में भी मदद करता है? ये प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। वात्सल्यम का लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। ये मुद्रा बच्चे को घूमने के लिए सबसे ज्यादा जगह देती है। घूमने के लिए? हाँ, जब बच्चा पोस्टीरियर होता है तो उसे एंटीरियर पोजीशन में घूमना पड़ता है ताकि वो आसानी से बाहर आ सके। पीठ के बल लेटने पर उसके पास घूमने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन ऑल फोर्स में आपका पेट नीचे लटका होता है, जिससे बच्चे को घूमने के लिए एक झोला मिल जाता है। ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, और इस दौरान पेल्विक रॉकिंग यानी श्रोणी को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाने से बच्चे को सही दिशा में जाने में और भी मदद मिलती है। कई बार जो लेबर घंटों से रुका होता है, वो सिर्फ इस एक मुद्रा को अपनाने से आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने शरीर का इस्तेमाल करके एक समस्या को सुलझा रहे हैं, बजाय इसके कि आप बस इंतजार करें। लेकिन फिर वही सवाल, थकान का। प्रसव बहुत थका देने वाला होता है। क्या लेटने की कोई भी मुद्रा फायदेमंद हो सकती है? बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी पहलू है। प्रसव एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको आराम करने और ऊर्जा बचाने की भी जरूरत होती है। यहीं पर करवट लेकर लेटना यानी साइड लाइंग पोजीशन बहुत काम आती है। तो ये एक तरह का सुरक्षित आराम है। इसे एक्टिव रेस्ट यानी सक्रिय आराम कहना बेहतर होगा। ये पीठ के बल लेटने के सारे नुकसानों से बचाती है। कोई नस नहीं दबती, रक्त संचार बेहतरीन रहता है, लेकिन साथ ही ये आपको आराम करने का मौका भी देती है। और इसके साथ भी कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, खासकर अगर इसके साथ पीनट बॉल का इस्तेमाल किया जाए। यह एक मूंगफली के आकार की एक्सरसाइज बॉल होती है, जिसे पैरों के बीच में रखा जाता है। अच्छा। ये बॉल आपके पेल्विस को खुला रखती है, ठीक वैसे ही जैसे स्क्वाटिंग में होता है, लेकिन आप आराम से लेटी होती हैं। ये उन महिलाओं के लिए गेम चेंजर है जिन्हें एपिड्यूरल लगा हो और वे चल फिर नहीं सकती।
तो एपिड्यूरल के साथ भी लेबर को प्रगति करते रहने में मदद मिलती है। बिल्कुल, आप आराम भी कर रही हैं और आपका शरीर बच्चे के लिए जगह भी बना रहा है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है कि कोई एक जादुई मुद्रा नहीं है, ये एक टूल किट की तरह है जिसमें हर स्थिति के लिए अलग अलग औजार हैं। सही। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। ये ज्ञान बहुत सशक्त करने वाला है, लेकिन क्या हमारा मेडिकल सिस्टम इसके लिए तैयार है? क्या अस्पताल और डॉक्टर इन मुद्राओं को प्रोत्साहित करते हैं या आपको इनके लिए लड़ना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। सच तो ये है कि ये मिला जुला है। कई प्रगतिशील डॉक्टर और अस्पताल अब इन मुद्राओं के फायदों को समझ रहे हैं और मरीजों को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके पास बर्थिंग बॉल और स्टूल जैसी चीजें होती हैं? हाँ, और वायरलेस मॉनिटर्स होते हैं ताकि आप घूम फिर सके। लेकिन हाँ, कई जगहों पर अब भी पुरानी प्रथा ही चलती है जहाँ आपको बिस्तर पर ही रहने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? यहीं पर तैयारी और संवाद काम आता है। अपने डॉक्टर से पहले ही इस बारे में बात करना, अपने बर्थ प्लान में अपनी इच्छाएं लिखना और एक ऐसे बर्थ पार्टनर का होना जो आपकी वकालत कर सके, बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो ये सिर्फ शारीरिक तैयारी नहीं है, बल्कि मानसिक और संवाद की तैयारी भी है। अपने लिए आवाज उठाना। बिल्कुल, और ये समझना कि ये आपकी मांगे नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध साक्ष्य आधारित विकल्प हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जब आप इस आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये सिर्फ अलग अलग पोजीशन सीखने के बारे में नहीं है, ये इस फलसफे को समझने के बारे में है कि प्रसव एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं। हाँ। शरीर खुद बताता है कि उसे कब चलना है, कब बैठना है, कब झुकना है, हमें बस उसे सुनना है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्य शब्द है गतिशीलता, मूवमेंट। एक ही मुद्दा में घंटों तक पड़े रहना अप्राकृतिक है। शरीर सहज रूप से जानता है कि दर्द को कम करने और बच्चे को नीचे लाने के लिए क्या करना है। हमारा काम सिर्फ उस सहज ज्ञान के रास्ते से हटना है और उसे अपना काम करने देना है। जी, जब हम ऐसा करते हैं तो प्रसव एक ऐसी चीज नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रही है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसमें हम पूरी तरह से भागीदार होते हैं। ये डर को सशक्तिकरण में बदल देता है। चलिए, तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। वात्सल्यम के लेख के आधार पर आज हमने समझा कि प्रसव के दौरान सिर्फ एक मुद्रा तक सीमित रहना क्यों एक आधुनिक सुविधा है, ना कि शारीरिक जरूरत। हमने देखा कि कैसे टहलना, उखड़ू गेकना, हाथ घुटनों के बल आना या करवट लेकर लेटना सिर्फ आराम देने वाले विकल्प नहीं है, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाकर, श्रोणि को चौड़ा करके और बच्चे को सही स्थिति में आने में मदद करके प्रक्रिया को सुरक्षित, तेज और कम दर्दनाक बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार पर छोड़ जाता है। प्रसव जैसी एक मौलिक और प्राकृतिक प्रक्रिया में हम अक्सर अपने शरीर की भाषा को अनसुना कर देते हैं और एक मानकीकृत चिकित्सकीय प्रोटोकॉल पर भरोसा करने लगते हैं। हाँ, हम दर्द को एक संकेत के रूप में देखने के बजाय एक दुश्मन की तरह देखते हैं जिससे लड़ना है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम आधुनिक चिकित्सा की अद्भुत सुरक्षा और तकनीक को अपने शरीर के सहज और आदिम ज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? हाँ, एक बेहतर संतुलन। क्या हो अगर हम दर्द को एक गाइड के रूप में देखना शुरू करें जो हमें बता रहा है कि कौन सी मुद्रा अपनानी है, कब हिलना है, कब आराम करना है। उस संतुलन को खोजने से सिर्फ जम का अनुभव ही नहीं, बल्कि शायद स्वास्थ्य के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल सकता है। बिल्कुल।